दोस्तों, जय भीम, जय भारत बुद्धाय। आप सबका स्वागत है मेरी पुस्तक दलित की गली पर ये विशेष कार्यक्रम के भाग 3 में। पहले भाग में मैंने आपको बताया कि क्यों मैंने पुस्तक लिखी और क्यों इतने समय में लिखी। दूसरे भाग में मैंने आपको अपनी मनोव्यवस्था बताई, अपनी मनस्थिति बताई, नॉट मनोव्यवस्था, मनस्थिति बताई कि एक लेखक की मनस्थिति क्या होती है। और अब मैं आता हूँ पुस्तक पर, पुस्तक के प्रमुख विषयों पर। इस पुस्तक के अंदर मैंने सबसे पहले जो मैंने पुस्तक समर्पित करी है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आप समझ जाएंगे कि ये पुस्तक क्या है, क्यों है। तो मेरा ये जो उपन्यास है, ये लघु उपन्यास है, अकाल्पनिक उपन्यास है, ये समर्पित है उन अनगिनत दलितों को। कौन दलित? अनुसूचित जाति के लोग तो हम दलित में शामिल करते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े समाज के लोग, गरीब लोग, जो उन गलियों में, जिन गलियों की बात हो रही है, उनमें पिसते हैं, जो हिंदूवादी नीतियों के चलते तंग बस्तियों में कम आयु में ही मौत के मुंह में चले गए। मैं सलाम करता हूँ उन दलितों को जिन्होंने ऐसी काल कोठरी नुमा बस्तियों में भी अपने जीवन को संरक्षित रखा और अपनी आने वाली पीढ़ी को एक नया जीवन दिया। अंततः 10 वर्षों के संघर्ष के बाद यह उपन्यास प्रकाशित हुआ है और मुझे खुशी है कि यह संभव हो पाया है। मैंने इस उपन्यास को किसी द्वेष के भाव से नहीं लिखा। जातियों के नाम लिए हैं जो कि जरूरी थे। इस उपन्यास का उद्देश्य समाज को, खुद को सुधारने और हिंदुओं एवं समस्त भारतीयों को सही राह दिखाने का है। दोस्तों, मैं 2013 चल रहा है और 2008-9 के आसपास, तो मैं मानता हूँ कि 14 वर्षों से मैं समाज को परिवर्तित करने में लगा हुआ। मैं उन विषयों पे नहीं जाऊँगा, बहुत सारे हैं कि मैंने क्या काम किए, पर जो प्रमुख बात है उसमें जो मुझे 2 बातें समझ में आई है। एक, हिंदुओं की विखंडता, दूसरी पारिवारिक विखंडता। और पारिवारिक विखंडता में सभी धर्मों की विखंडता शामिल हो जाती है। मैंने यहाँ पर दूसरे धर्मों की विखंडता की बात नहीं करी, हालांकि उनमें भी विखंडता है, पर चूंकि मैं हिंदू धर्म से आता हूँ और चूंकि भारत की जो समस्या है यह हिंदू धर्म की विखंडता की समस्या है, इस विखंडता के कारण ही हमारी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो मेरा एक ये कोशिश रहती है कि मैं इस समस्या को हल करूं। आप में से बहुत से लोग देख रहे होंगे वीडियो, तो ये भी सोच रहे होंगे कि मेरे कई प्रोग्राम्स हैं बुद्धिज़्म पर और मैंने पुस्तक भी लिखी है। हाँ, और मैं अपने व्यक्तिगत रूप से बुद्ध का शिष्य हूँ, लेकिन अपने देश को, अपने देश के और लोगों को, अपने मित्रों को, जो किसी भी धर्म से हो सकते हैं, मैं तो उनको नहीं छोड़ सकता। वो मेरे मित्र हैं, मेरे बंधु हैं, वो हमारे रक्त संबंधित है। हम उनसे लड़ नहीं सकते, हम उनसे शत्रुता का भाव नहीं रख सकते, हम उनसे शिकायत कर सकते हैं। तो ये पुस्तक भी एक संवाद है हिंदुओं के साथ। एक बार क्या हुआ, इस बहुत पुरानी बात है, लगभग 12 साल पुरानी बात है। कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र थे, जिसमें सिख छात्र भी शामिल थे, हिंदू छात्र भी शामिल थे। उन्होंने मुझे
बुलाया और उन्होंने मुझसे जानना चाहा कि दलित कौन है। पूछा उन्होंने मुझसे, उन्होंने कहा भाई कोई भी दलित, उन्होंने कहा कि कोई भी दलित हो सकता है। मैंने कहा नहीं, वैसे दलित शब्द कहने को तो ठीक है, कोई भी दलित हो सकता है, मतलब गरीब हो सकता है, बेसहारा हो सकता है, लेकिन जो दलित शब्द जो है ये विशेषकर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए प्रयोग में आया है। फिर उन लोगों का दूसरा जो प्रश्न, प्रमुख प्रश्न था, वो ये था कि जब लोगों को बड़ा आरक्षण मिल जाता है तो उनको तो आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उनको आरक्षण क्यों? उस पर हमारी चर्चा हुई। पर जो उस मीटिंग के अंदर मेरे को जो बात समझ में आई, मुझे ये बात समझ में आई कि जो हिंदू है या जिन्हें हम सवर्ण कहते हैं, या सिख भी है उसमें शामिल है, जैनी भी शामिल है, इनफैक्ट कई मुस्लिम्स भी शामिल होंगे, वो जीवन में उनको कभी पता ही नहीं लग पाता कि एक दलित की, एक अनुसूचित जाति की, या वाकई में जो उस माहौल में रहता है, वाकई में जो उस जीवन को जीता है, उसकी स्थिति क्या होती है। वो कभी उस बस्ती में जा ही नहीं पाते, शायद कभी गए उस बस्ती में, वो शायद ही कभी उन राजनीतिक कारणों से समझ पाए हों, उस राजनीति को समझ पाए हो कि जिस राजनीति का शिकार दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के गरीब लोग हो जाते हैं। उनको वो एहसास तो दूर की बात है, मुझे लगा कि उनको जानकारी ही नहीं है। अब जानकारी एक मीटिंग में तो दे नहीं सकता। मैंने तो जीवन जिया है और मेरे बहुत से बंधु हैं जो आज भी उन बस्तियों में जी रहे हैं। अगर दिल्ली की मैं बात करूं और दिल्ली से बाहर, जब मैंने इस नावल को लिखा था तो मुझे लिखना तो बहुत पहले शुरू किया था, थोड़ा ऑनलाइन भी इसे डाला था, तो बहुत से लोगों के फ़ोन आए थे। तो कई लोगों ने कहा कि अरे निखिल जी, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। मुझे याद है गुजरात से फ़ोन आया तो उन्होंने कहा था सेम है, गुजरात में भी सेम है। महाराष्ट्र से फ़ोन आया, मध्य प्रदेश से फ़ोन आया कि हमारे यहाँ भी सेम है, ऐसा ही होता है। ज़्यादातर उसमें क्या, इन जो बस्तियाँ जो गवर्नमेंट बसाती है, जिसे हम स्लम कहते हैं, अब स्लम में आता कौन है? तो उस स्लम में वही आता है जिसके पास पहले से गांवों में ज़मीन नहीं है और जिसमें ज़्यादातर अनुसूचित जाति के लोग ही होते हैं, ओबीसी भी होते हैं, और बेचारे जो हमारे वनवासी हैं, मूल निवासी जिसे हम कहते हैं, आदिवासी समाज, वो तो बेचारा यहाँ की बस्तियों में भी आके नहीं रह पाता, क्योंकि एक तो उसका अपना स्थान से बहुत लगाव होता है। वो आता है, काम करके चला जाता है। लेकिन ये सारी बड़ी बड़ी इमारतें, ये सारे जितने भी मैं देखता हूँ कि वो ऊपर एक लटक के, एक छोटी सी हाइट वाला जो हमारा शेड्यूल ट्राइब भाई है ना, वो वहाँ ऊपर 20वें माले पर लटक कर कभी पेंट कर रहा होता है, कभी गिर जाता है। वो मैं देखता हूँ, वो लाइन लगा के सुबह सुबह, वो मेट्रो का काम चल रहा है तो वहाँ पर वो बेचारे लाइन लगा कर, उसके बाद वो कोई नज़र नहीं आते। मुझे दिल्ली में नज़र नहीं आते और शहरों में नज़र नहीं आते। वो ये सारे नव निर्माण करके फिर देखता हूँ कि वो ना वो वहाँ होते हैं, वो खादानों के अंदर नज़र आते हैं। वो देश का लोहा निकाल रहे हैं और पता नहीं कितने सदियों से बेचारे निकाल रहे हैं, बिहार में निकाल रहे हैं, लोहा निकाल रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, रोड बना रहे हैं, पता नहीं किसके देश के लिए बना रहे हैं। वो किसका देश है? उनको क्या मिल रहा है उन रोडों से? उनको उन खदानों से कौन से हीरे, कौन से उनको डीलरशिप मिल गई उस लोहे की? उस लोहे जो लोहा वो निकालते हैं, मजदूरी मिल जाती थोड़ी सी, बस पेट भरने के लिए। उन बेचारों का तो बहुत बुरा हाल है। मतलब देखिए, आप वहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठा, मैं तो आप कहेंगे अरे भैया बहुत बढ़िया, चाहे किताबों का एक पीछे शायद आपको नज़र आ रहा होगा प्रिंटर का डब्बा, अरे जनाब अच्छा खासा पढ़ के अब ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, वो तो जो परिवेश मिला, लेकिन अब भाई सोचे भी नहीं क्या? सोचे भी नहीं क्या? तो ये जो हाल है ना, जो स्थिति है, तो बहुत बुरी स्थिति है। मैंने अमेरिका की अध्ययन करी, और जो बनाना स्टेट बोलते हैं जो आपके लैटिन अमेरिका में, वहाँ का भी अध्ययन किया।
कम से कम एक ढंग के घर, जहाँ काम की व्यवस्था होती है वहाँ पे ढंग के घर बनाते, उनको रहने के लिए देते। मैंने जस्टिस V.R. कृष्णन अय्यर, आई थिंक ये उनका नाम था, उनकी एक बुक है पॉवर्टी पे, गरीबी पे, एक बुक पढ़ी थी। तो उसमें और एक और बुक पढ़ी थी, वो बुक थी स्लम्स के ऊपर। दुनिया के अंदर एक मापदंड है एक, कि भैया जब आप स्लम्स की जरूरत क्या होती है, स्लम हम जिसे कहते हैं स्लम, वो क्या होता है? ये जो आप नए शहर हम बसाते हैं ना, नए शहर बसते हैं, इसमें इतनी सेवाएं होती है। सेवा क्या होती है? अरे भाई काम तो इन हाथों ने करना है, कारीगरों ने करना है। वो आके जब उसको बनाते हैं तो उनको ना एक कोने में डाल देते हैं, कई बार तो वहाँ से भी हटा देते हैं, जाओ भाई। अब भी जैसे दिल्ली के अंदर हो रहा है एक, तो कई बार तो वहाँ से भी हटा देते हैं, चलो भागो यहाँ से, काम हो गया, 10 साल रह लिए भागो, 15 साल रह लिए भागो यहाँ से। अब हम नवाब लोग, दिल्ली के जज, बड़े बड़े अफसर, दिल्ली मतलब पूरे इंडिया में ये हाल है कि हम बड़े लोग, अमीर लोग, जज लोग सब यहाँ पे रहेंगे बड़ी आराम से, मज़े में। तो ऐसा होता है। और फिर तो ये जो मेरी पुस्तक है ये यही बताती है कि आप, कि क्या, जो मैं उनसे मीटिंग करी लड़कों से, लड़कियों से, कॉलेज के, तो मैं, वैसे ही बहुत सारे लोग होंगे जो कि भारत में समझ नहीं पाते असल में क्या होता है जीवन, कैसे घुट घुट के मरते हैं, क्या राजनीतिक षड्यंत्र है। ये मैंने बताने की कोशिश करी। और अगले भाग में बताऊंगा एक और इम्पोर्टेंट बात, तो दलित की गली भाग 4 जरूर देखिएगा, और उसमें बड़ी बड़ी ही ज़बरदस्त बात आपको बताने वाला हूँ। धन्यवाद। और देश के सभी लोग ये शेयर जरूर करें।